लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में एक विषय होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता है। तो डीएलएड के जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 2022 में किस प्रकार से आया था, आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करने में और बेहतर सहायता मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे किस प्रकार की वीडियो चैनल पर जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, जो पेपर होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय होते हैं, फिर लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 40 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखिए यहाँ से आपका जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो यानी अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 350 A, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 45। तो अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व, ये राज्य सरकार का है। ये अनुच्छेद 350 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि राज्य जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है मातृभाषा में प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। आपके ऑप्शन है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन वो सही होता, लेकिन बाल अधिकार का प्रस्ताव सबसे पहले यूएनओ ने पारित किया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने। और ये कब पारित किया है ये भी आप जान लीजिए, ये पारित किया गया था 20 नवंबर 1989 ईस्वी को। बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को पारित किया था। और भारत सरकार ने इसे ग्रहण कब किया था? भारत सरकार ने ग्रहण किया था इसे 11 दिसंबर और 1992 को। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। आपके ऑप्शन है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या स्वतंत्र विषय है। तो भारतीय संविधान में अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है संविधान संशोधन करके। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है आपके सामने, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1882, 1851, 1853 और 1854। तो वुड का घोषणा पत्र जो है 1854 ईस्वी में भेजा गया, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है वुड, मैकाले, कोठारी या हंटर। तो 1882 के पहले जो शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी हंटर ने, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। हंटर ने 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। आपका ऑप्शन है सीटीई, एनसीटीई, एमएचआरडी, एनसीईआरटी। तो अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था है वो है दूसरा वाला ऑप्शन आपका एनसीटीई, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये अध्यापकों हेतु नियामक संस्था है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। आपके ऑप्शन है 1974, 1972, 1985 या 1980। तो अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा अधिनियम की, तो ये 1972 में पारित हुआ था, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? देखिए, अगर हम बात करें योजना का शुभारंभ, तो ये सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या डीपीईपी, इनमें जो है 15 अगस्त 1995 को पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत सबसे पहले मिड डे मील जो योजना है ये उसी का प्रारंभिक रूप है। मिड डे मील योजना बाद में चालू हुई है 2004 से। पहले 15 अगस्त 1995 में आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके द्वारा बच्चों को जिनकी उपस्थिति जो है 80% से ऊपर रहती थी उनको
राशन मिलता था, चावल दाल मिलता था, जिनकी उपस्थिति 80% से ऊपर रहती थी उनको चावल और गेहूं मिलता था, कच्चा अनाज। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2004 से इन्हें मिड डे मील में पका हुआ भोजन मिलता था, और जो कक्षा 1 से 5 तक मिलता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फिर आदेश हुआ तो 2007 से कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को खाना मिलने लगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, या उपयुक्त सभी। तो जो मिड डे मील योजना है भोजन मिलती है उसका उद्देश्य ये सभी हैं। बच्चों के नामांकन में वृद्धि भी होती है जब उन्हें खाना मिलता है, बच्चे जो है पूरे समय तक रुके रहते हैं, और स्कूल आने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, या उपयुक्त सभी। तो सभी को जो शिक्षा उपलब्ध कराने से, ये सभी जितने ऑप्शन हैं सभी सम्मिलित हैं, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। देखिए कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा तीसरा वाला, ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, और ये बालिकाओं के लिए खोले गए विद्यालय हैं, ये बालिका विद्यालय आवासीय होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीईपी क्या है? प्रश्न है बीईपी क्या है? आपके ऑप्शन है बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बीईपी है यानी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बेसिक शिक्षा परियोजना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या लॉर्ड विलियम वाइटिक के द्वारा। तो 1901 का जो शिक्षा सम्मेलन हुआ था शिमला में, ये इसका आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव बैटिक, या कार्नवालिस। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ तो देखिए 16वां प्रश्न है जो यहाँ पे, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? अगर हम बात करें बाल अधिकार की, तो बाल अधिकार जो निर्धारित किया ये यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किया। कब निर्धारित किया? ये 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार निर्धारित किया। 20 नवंबर 1989 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और भारत सरकार ने इसे जो ग्रहण किया था वो 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने लागू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब इसे निर्धारित किया था तो उसके बाद कहा गया था कि विश्व के जितने देश हैं सभी अपने यहाँ लागू करें, तो भारत ने 11 दिसंबर 1992 को लागू किया था। अगर यूएनओ ने इसे 20 नवंबर 1989 को निर्धारित किया था जो है बाल अधिकार का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। अगर हम वुड के घोषणा पत्र की बात करें तो इन्होंने जो निस्पंदन का सिद्धांत था, जिसे छनाई का सिद्धांत कहते हैं, इसका विरोध किया था। छनाई सिद्धांत का विरोध, ठीक है। और अगला गुण बताते हैं तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की बात की थी। प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार हो, जन सामान्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा मिले। और इन्होंने छात्रवृत्ति की भी बात की थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था उसके लिए छात्रवृत्ति की इन्होंने बात की थी। और प्रत्येक प्रांत में इन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। वुड के अनुसार इन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग बने। तो ये जो है वुड के घोषणा पत्र हैं। वुड के घोषणा पत्र के ये सभी गुण हैं। आप 2 ही लिखने थे, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की नियुक्ति के मुख्य 2 उद्देश्य बताइए। देखिए कोठारी आयोग जो बना था ये 14 जुलाई जो है 1964 को बना था कोठारी आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी ने, दौलत सिंह कोठारी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनके नाम से ही इस आयोग का नाम पड़ा कोठारी आयोग। इसका जो उद्देश्य था वो शिक्षा के सभी स्तरों यानी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की जांच करके उसमें क्या अशुद्धियां हैं उनका पता लगाना तथा उनके जो है सुझाव देना कि उनको कैसे सही किया जा सकता है। एक तो ये हो गया कोठारी आयोग की जो है नियुक्ति का उद्देश्य, और दूसरा ये हो गया कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, यानी जो शिक्षा है उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़ना, इनका नियुक्ति का उद्देश्य था। और यह था कि शिक्षा को ऐसी शिक्षा दी जाए जो समाज की आवश्यकता को पूरी कर सके। ये कोठारी आयोग की नियुक्ति के मुख्य जो है उद्देश्य थे। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे? 19वां प्रश्न है, यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे? तो आप बता सकते हैं यशपाल समिति के कुल 23 खंड थे। यशपाल समिति के कुल 23 खंड थे। अब देखिए अगला प्रश्न है तो पोषाहार वितरण योजना का जो उद्देश्य था
वो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना पोषाहार वितरण का जो है मुख्य उद्देश्य था। और बच्चे को जो है विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, यानी शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है तो बच्चे जो है विद्यालय आएंगे, शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ये जो है पोषाहार वितरण का जो मुख्य 2 उद्देश्य थे, यानी बच्चों का नामांकन ज़्यादा होता था, नामांकन में वृद्धि होती है तो शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल आते थे। सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की अगर 2 विशेषताएं बताते हैं तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा, कोई भी बच्चा छूटे ना, प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो। और अगला विशेषता है कि प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार हो। जो प्राथमिक शिक्षा है इसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो और देश के सभी नागरिक शिक्षित हों। ये जो है सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए इन्होंने कहा था कि मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। और इनके इस बयान के बाद से सांप्रदायिकता समाज में फैल गई थी। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग से विद्यालय का निर्माण हो, जैसे मदरसा आदि खोले गए। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो विद्यालय खोले जा रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, तो मुस्लिमों के लिए इन्होंने अलग से विद्यालय की मांग की थी। ये मुस्लिम शिक्षा के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। DPEP योजना के 2 कार्य लिखिए। DPEP का फुल फॉर्म होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है DPEP का। और अगला होता है विद्यालय में बच्चों के ठहराव की व्यवस्था करना, यानी बच्चे विद्यालय में रुकें। तो अगर अब बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में भारत में। इन्होंने सबसे पहले कक्षा शिक्षण का शुभारंभ जो है मिशनरी स्कूलों ने ही किया था। कक्षा शिक्षण का प्रारंभ इन्होंने किया था। और ये आधुनिक शिक्षा विधि द्वारा जो है शिक्षा देते थे, आधुनिक शिक्षण विधियों द्वारा। सबसे पहले इन्होंने ही रविवार को जो अवकाश होता है इन्होंने ही शुरुआत की थी, रविवार अवकाश। और मिशनरी स्कूल में सबसे खास बात यह थी कि इसमें जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो ये सब खास बात है। और इसमें जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा अवश्य दी जाती थी। ये सब ईसाई मिशनरी स्कूल के जो विशेषताएं हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम बात करें कलकत्ता मदरसा की स्थापना, तो ये 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा विद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धार्मिक शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। देखिए, धार्मिक शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग ने साफ साफ लिख दिया था कि किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं दी जाएगी। किसी भी जो है सहायता प्राप्त या सरकारी विद्यालय में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई निजी विद्यालय है तो वो चाहे तो उसके स्कूल का प्रबंधक या प्रबंधक अब वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा दे सकता है। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? देखिए, छनाई का जो सिद्धांत है ये लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षा है वो सबको ना देकर खाली उच्च वर्ग को दी जाती थी। और इनका मानना था कि उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे समय के साथ छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। और ये जो सिद्धांत है ये जो है उच्च वर्ग पर लागू किया गया था कि खाली उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, निम्न वर्ग को ना दी जाए। इस सिद्धांत को जो है उच्च वर्ग पर लगाया गया। 20वां प्रश्न है नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए, यानी 2 कमियां बताइए। तो नवीन शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो नवीन शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसी की बात की जा रही है, न कि नवीन शिक्षा नीति 2020 की बात की जा रही है। ये नवीन शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसी को नवीन शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो दोष था कि इसमें सरकार का दायित्व जो है स्पष्ट नहीं था कि सरकार को क्या करना है। ठीक है। और इसके एक और दोष सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा जो निःशुल्क था ये
इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा जो निःशुल्क है उसकी फीस कितनी निर्धारित है, ये नहीं बताया था। निःशुल्क में जो है इनको पाठ्य वस्तु ये सब ड्रेस सब मिलता था, लेकिन उसकी जो फीस निर्धारित थी ये नहीं बताया गया था। और हम इसका एक दोष और कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ये इसका जो है शिक्षा पर कितना कितना वित्तीय खर्च आएगा, इन्होंने ये भी इसमें जो निर्धारित नहीं किया था। तो ये जो है नवीन शिक्षा नीति के जो दोस्त थे। अब बात करते हैं आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। तो इन्होंने जो है जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाने की बात की थी। जो विद्यालय खोले जाए वो जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाए। और इन्होंने कहा था कि बाढ़ एवं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो बाढ़ एवं भूकंप प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र के, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और महंगे निजी स्कूलों को सार्वजनिक प्रणाली में शामिल किया जाए। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। ये आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें थीं। अब यहाँ से आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होगा। 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं? सन 1813 में कंपनी ने एक आज्ञा पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोगों की शिक्षा की व्यवस्था कंपनी करेगी, लेकिन कंपनी जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगी और पाश्चात्य शिक्षा देगी। तो जो यहाँ के प्राच्य लोग थे यानी प्राचीन लोग थे जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तो यही आगे चलकर प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जाना जाता है। और 1833 में घोषणा पत्र में इसका अंत हो गया। अंत इस प्रकार से हुआ कि ऑकलैंड जो है ये आए थे और इन्होंने नया बजट दे दिया प्राच्य शिक्षा के लिए 30,000 रुपये सालाना का, जिसके बाद से जो प्राच्य के लोग थे इन्होंने इसका विरोध करना बंद कर दिया था। तो ये जो है 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र यही हैं। अब बात करते हैं यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो अगर हम बात करें यशपाल समिति की, तो इन्होंने जो है बच्चों का जो बोझ है, शिक्षा का बोझ कम करने की तरफ कदम उठाया था। यानी कि जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनका बस्ते का भार लगभग 4 किलोग्राम होता है छोटे से रहने पर। तो इन्होंने उसकी बात की थी। इन्होंने यह कहा था कि बच्चा अपने गुणों का विकास नहीं कर पाता है। वो विद्यालय से जाता है, ट्यूशन से फिर कोचिंग में जाता रहता है, इसलिए अपने आप को समय नहीं दे पाता। तो इन्होंने ये कहा था कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है और इन्होंने विद्यालय जो शिक्षा का बोझ है उसको कम करने के लिए सुझाव दिए थे यशपाल समिति ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं जैसे चाक, डस्टर, कक्ष और अन्य जो सुविधाएं होती हैं, ये मूलभूत सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों को मुहैया कराना। तो यही होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगर हम बात करें 34वें प्रश्न की, तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में जो सुविधाएं दी जाती है, क्या उन सुविधाओं का विद्यालय में भरपूर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, और जो नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं क्या प्राथमिक विद्यालय में उसका क्रियान्वयन हो रहा है, और एक अच्छी तरीके से व्यवस्था को सुचारू रूप से प्राथमिक विद्यालय में लागू करना, ये बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य है। बेसिक शिक्षा परियोजना जो है ये ट्रेनिंग का आयोजन कराती है आपके भी NPRC और BRC पे। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का यही मुख्य उद्देश्य है। संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी उपकरण कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें संपूर्ण शिक्षा अभियान में, तो उत्तरदायी संस्था तो ये इसमें जो है जिला शिक्षा समितियां होती हैं, स्वैच्छिक संगठन जो अपने इच्छा अनुसार भागीदारी होते हैं वो भी होते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नाम से जिसे जानते हैं ये भी हैं, और नेहरू युवा केंद्र जो होते हैं ये भी जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। देखिए, कर्जन ने जो शिक्षा नीति दी थी इसमें इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है ये सबका अधिकार है, सर्व सामान्य के लिए इन्होंने शिक्षा की वकालत की थी कि सर्व सामान्य को, सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले। इन्होंने स्त्री शिक्षा की अलग से बात की थी, मुस्लिम शिक्षा की अलग से वकालत की थी, और दलित एवं पिछड़ों के लिए, जनजातियों के लिए अलग से शिक्षा की बात की थी। इन्होंने कहा था कि सभी को जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए यानी भारतीय भाषाओं में, और इन्होंने पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में मुद्रित करने का भी सुझाव दिया था। तो ये सब है। देखिए, प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की,
शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई है 2007 ईस्वी में। यानी इस योजना के अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बाल श्रम को रोका जाए। यानी जो 14 साल से कम बच्चे हैं, किसी आर्थिक स्थिति के कारण अगर उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है तो उन्हें मजदूरी से निकाल कर उन्हें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इनका अगला ये था कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम किया जाए औद्योगिकरण शिक्षा अपना कर। यानी बच्चों को कुछ ऐसे काम धंधे सिखाया जाए जिससे कि आगे चलकर उनको रोजगार के लिए समस्या ना हो पाए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना DPEP, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसका यही नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं ये सही ढंग से सुचारू रूप से क्रियान्वित रहें और इस सही तरीके से लागू हो और प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों तक पहुँचे। प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रह पाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और DPEP को जो है फंडिंग देता है ये विश्व बैंक देता है। तो जितनी भी नीतियाँ बनती हैं ये सही तरीके से सुचारू ढंग से जो है प्राथमिक विद्यालय में लागू हो, DPEP का यही मेन काम है। PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो PMOST है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986, इसकी जो मूल संस्तुतियाँ थीं इसके बारे में शिक्षकों को अवगत कराना है। PMOST का मुख्य काम यही था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसकी मूल संस्तुतियों के बारे में अध्यापकों को अवगत कराना। अब बात करें SOPT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स। यानी इसको बाद में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जाना गया कि जो प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कक्षा कक्ष, चाक, डस्टर, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पाठ्य वस्तुएं, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षक संदर्शिका, इस सब का जो है व्यवस्था करना, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्राथमिक विद्यालय की उसकी व्यवस्था करना है। SOPT को बाद में ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जाना गया।